हेलो ऑडियंस। आज आपसे मेरा एक सीधा सवाल है और आपको बताना है कि इन दो चीज़ों में से क्या रेलेवेंट है, किसका भार सबसे ज़्यादा है। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है आज के टाइम में और इवन इन फ्यूचर। तो दो चीज़ें वो कौन सी है। पहली है स्किल्स, आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी डिग्री। ओके। और दूसरी तरफ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल। प्रॉब्लम को किसी भी तरह से फिगर आउट करो, किसी भी तरह से जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा के, मेहनत करके, जैसे भी जो भी तरीका है आप अपना रहे हो, उसके ज़रिए से एक प्रॉब्लम से निदान पाना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर चाहे वो जॉब के लेवल पे हो, फिर चाहे आपका बॉस बोल रहा हो या आपका क्लाइंट बोल रहा हो, या फिर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपके वेबसाइट चल रही है, सर्वर डाउन हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई, अब एकदम से लोग आने बंद हो गए हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आपकी सेल्स डाउन हो गए हैं, आपकी मार्केटिंग की वजह से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसमें कुछ बेहतर कर रहे हो। आपके फनल की वजह से लोग उसको मे बी प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं, उसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, तो आपने फनल को उस तरह से डिज़ाइन किया कि लोग उसे खरीद रहे हैं। तो समझना इस बात को कि एक तरफ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक तरफ है आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग है आपके दिमाग में कि यार ये चीज़ें मायने रखती है, सोसाइटी जो हमें बताती है, जो हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं, क्या मैटर करता है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी और आने वाले फ्यूचर में भी ये जितनी भी ये डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, आपके मार्कशीट के मार्क्स हो गए, आपके ग्रेड्स हो गए, A+, एस रैंक, पता नहीं और कौन कौन सी रैंक के निकलेगी, ये सब उतना रेलेवेंट अब नहीं रह जाएगा। जो टेक्स्ट बुक लेवल पे जो भी स्मार्ट लोग हैं, वो उनका उनका कोई लेवल नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दुनिया प्रैक्टिकल रहेगी। दुनिया का अप्रोच है कि भाई हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए और स्पेशलिस्ट चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि किसी काम में अच्छे हैं। एक काम में हो तो अच्छी बात है, दो काम में हो तो और बड़ी बात है। दो काम में होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक काम में ही नहीं मिलते। एक काम में कोई बहुत अच्छा है वो भी नहीं मिलता, दो काम में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, एक्सेप्शनल लेवल स्किल बोल सकते हैं उसको। वो क्या हो सकता है कि भाई आप वेब डेवलपर है, डिज़ाइनर है, तो अगर आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपके सामने कोई टास्क लेकर आता है, तो आप उसको उस तरह से सॉल्व करते हैं कि वो उस बिज़नेस को हेल्प करता है, न कि इस तरह से सॉल्व करते कि अच्छा ठीक है मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े, या फिर मेरा रेलेवेंस दिखे, या पूरे टीम में सिर्फ मेरा मेरा ही एफर्ट दिखे। नहीं, आप उस बिज़नेस के उस एम्प्लॉयर के फ़ायदे के हिसाब से सोचते हो, अपने फ़ायदे के हिसाब से नहीं सोचते। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स पे काम करती है कि आप पूरी हायरार्की में सोचते हो। तो गाइज इनमें से ही एक थिंकिंग मॉडल है जिसकी हम बात करने वाले हैं, अपने थंबनेल में भी देखा होगा, वो है एनालिटिकल थिंकिंग। और एनालिटिकल थिंकिंग मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से ब्रेक डाउन करते हो और कैसे उन्हें समझते हो। हाउ टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज़ कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसको समझने के लेवल पे कैसे आया जाए, वो है एनालिटिकल थिंकिंग। नाम में ही एनालिसिस आ गया तो आपको समझ में आ गया कि क्या फील आ रही है। आप बिल्कुल मैकेनिकल दिमाग आपका चल रहा होगा, कोई पाना पेंचिस लेकर के कुछ कर रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे तो ऐसे ही होता है। खोलो तोड़ो, है ना, कार है भाई, इस कार में क्या प्रॉब्लम आई है, खोलो सारे बोनट खोलो, ये खोलो, इंजन खोलो, ये करो वो करो। वो आपने मूवी अगर देखी हो अक्षय कुमार की खट्टा मीठा, तो उसमें आपने देखा होगा क्या बोलता है वो, अब भी करके देता हूँ, अब भी करके देता हूँ, है ना। तो हाँ, डेफिनेटली तुम्हें बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना है किसी चीज़ को। तुम प्रॉब्लम के चक्कर में जिस जिस चीज़ से प्रॉब्लम उठ रही है तुम्हें उसे ही ख़त्म नहीं कर देना है, बट एक्चुअल में तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना होता है। और यही होता है एनालिटिकल थिंकिंग, और कुछ नहीं है। टर्म पे नहीं जाना होता है, घूम फिर के हमें एनालिसिस समझना होता है कि यार इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। अब मैं एक बहुत ही सिंपल वे में आपको बस एक फ़िलॉसफी में लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें कि हम लाइफ में कुछ भी करते क्यों है। सच बताना, आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कुछ कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, काम के पीछे का रीज़न क्या है। कुछ भी करोगे, मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो भाई। तुम्हारी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये, इनडायरेक्टली। तुमने जैसे ही थंबनेल देखा,
तुम्हारे दिमाग में पहले से थॉट्स थे कि भाई एनालिटिकल थिंकिंग, अरे यार इससे रिलेटेड मैं कंटेंट सर्च कर रहा हूँ, अरे यार ये स्मार्ट तो मुझे भी बनना है, अरे यार प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मुझे भी करनी है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ रेलेवेंट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चलो क्लिक करके देखता हूँ। ठीक वैसे ही आप बैठे हो, अभी आप लेटे हो, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये समझ लो। यानी कि बेसिकली हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक मतलब एक लाइन में अगर डालें ना कि हमारी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ क्या है, आपकी लाइफ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको बिजनेस वाले लोग मिलेंगे जो जिनसे अगर कभी पूछा जाता है पॉडकास्ट में कि आप क्या एडवाइस देंगे, तो अक्सर आपको एक एडवाइस मिलेगी कि भाई देखो, जनता की प्रॉब्लम ढूंढो, आम जनता की प्रॉब्लम ढूंढो, या नीश में कोई प्रॉब्लम ढूंढो, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ढूंढना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसी में आपको पैसा मिलता है। ओके, तो एनालिटिकल थिंकिंग क्या है। अब आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेवल पे कि हम जाएंगे ज़्यादा डीप कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी, क्या नेसेसिटीज़ होगी, और एंड में हम जानेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स होगी, वो कौन सी ट्रिक्स होगी, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को एक्चुअल में इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे सामने ये स्क्रीन है, मैं ये स्क्रीन पे देखूंगा, आपको एज इट इज़ बताता रहूँगा, तो बिल्कुल इसे एक पॉडकास्ट की तरह भी समझ सकते हैं आप। ओके, तो गाइस, एनालिटिकल थिंकिंग इज द हैबिट ऑफ ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स, टेस्टिंग रिलेशनशिप्स विद एविडेंस, ड्राइंग क्लियर रिपीटेबल कंक्लूजन्स। मतलब कि हमें एक सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है और उसके लिए हम किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स स्टफ को ब्रेक डाउन करते हैं, स्मार्टली ब्रेक डाउन करते हैं। इट्स एसेंशियल फॉर डीबगिंग प्रोडक्ट डिसीजंस एंड रिड्यूसिंग बायसेस। ट्रेन इट बाय प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चर्ड डीकम्पोजिशन। अब यहाँ पे ये थेरेटिकल वर्ड्स मैं आपको सामने नहीं परोसना चाहूँगा, बस इतना बोलूँगा कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और हमें ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चर और मॉडल्स मिले हुए हैं कि कैसे चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है, और वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वॉट एनालिटिकल थिंकिंग इज कंसाइज, ये होता है कि आप बस डिकम्पोज कर रहे हो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इट्स सिस्टमैटिक, रिपीटेबल एंड मेजरेबल, मतलब कि आप इसे रिपीट कर सकते हो, आप किसी दूसरी प्रॉब्लम में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये मेजरेबल है, आप इसके हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को मेजर कर सकते हो। मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, इससे ये रिजल्ट मिला था, इससे ये हुआ था, उससे वो होता। तो ये बहुत नेसेसरी होता है किसी भी प्रॉब्लम के जो रूट कॉज है वहाँ तक पहुँचना, और इतना ही नहीं बल्कि पूरा जो प्रोसेस है उसको भी अच्छे से समझना। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई करियर से रिलेटेड चॉइस है कि भाई मैं क्या सीखना चाहता हूँ। अब आपके सामने 10 चॉइसेस होती है। जब आपने 12th कर ली, मान के चलो आपने मैथ्स वाला सब्जेक्ट लिया था, साइंस वाला सब्जेक्ट लिया था, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, भाई मेडिकल में जाऊँ या इंजीनियरिंग में जाऊँ। अच्छा ठीक है, इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया, इंजीनियरिंग में भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनूँ, आर्किटेक्चर चुनूँ, या फिर वो डिज़ाइन चुनूँ, बहुत सारे फील्ड होते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग चुन तो लिया, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वेब डेवलपमेंट करना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, मोबाइल डेवलपमेंट करना है, नेटवर्किंग करनी है, साइबर सिक्योरिटी करनी है, डेटा साइंस करना है, क्या करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है, क्या करना है। अब जब आप फिर किसी एक टॉपिक को भी अच्छे से तोड़ते हो तो फिर उसमें भी और टॉपिक्स निकल के आते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट में क्या करना है, अच्छा ठीक है, मेरे पास कई सारे स्टैक्स है, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, बहुत सारे, C#.net, इतने सारे डेवलपमेंट के रिलेटेड सारे इतने सारे स्टैक्स होते हैं, इतने सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, कौन सा करना है। फिर आप देखते हो अच्छा ठीक है यार, अभी आज की तारीख में ना लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी है, मर्न स्टैक, इसी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, हर कोई कोर्स भी इसी के बना रहा है। ठीक है, मैं मर्न स्टैक ही स्टार्ट करता हूँ, तो आप मर्न स्टैक सीखने जाते हो। अब मर्न स्टैक में भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो जब आप किसी एक एस्पेक्ट पे देखते हो, उस एस्पेक्ट के अंदर कई सारे 15-20 चीज़ें होती है, और फिर आप उसे भी तोड़ते हो और अंदर जाते हो और तोड़ते हो और अंदर जाते हो, और एग्जैक्टली वहाँ पर जाते हो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आप उस पॉइंट को चुनते हो जहाँ से यार मैं एक्शन ले सकता हूँ।
तो मतलब ब्रेकडाउन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है मैंने तोड़ दिया, कि भाई कार थी मेरे सामने, मैंने उसके नट बोल्ट सारे खोल दिए, तोड़ दिया। अरे भाई करना क्या था उसके साथ? प्रॉब्लम इंजन में है और तुम पीछे बोनट खोल के बैठे हो, कोई मतलब है इसका? भाई प्रॉब्लम टायर में थी, तुमने इंजन खोल दिया, कोई मतलब है इस बात का? टायर पंचर है, तुमने इंजन क्यों खोला है? कोई कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप ऐसे ही किसी चीज़ का ब्रेकडाउन नहीं करने बैठते हो। आप पहले ये समझते हो कि भाई हमारा कॉज क्या है, मैं किसी चीज़ को तोड़ क्यों रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को खोल क्यों रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉज का। सेकेंड पॉइंट आता है, जैसे ही आपको कॉज पता चल गया कि अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, then you go for that stage where you actually decompose. How? Let's learn. तो guys, मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक डाउन करना होता है। अप्रोच क्या होता है? ब्रेक्स प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स, सीक डेटा एंड टेस्ट, एंड बेस्ड ऑन मेट्रिक्स एंड क्राइटेरिया, आप मेट्रिक्स डेटा इन सब पे काम करते हो। शोज लॉजिकल चेन, रिपीटेबल एंड टेस्टेबल। सो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए आप अपने माइंड को कैसे पहले ट्रेन करोगे, अपना माइंडसेट उस पे कैसे अप्रोच लाओगे? डिफॉल्ट टू डीकम्पोजिशन। अब आपको समझना है कि वो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि कैसे अब मैंने डिस्टिल डाउन किया कि ठीक है यार मैंने मैथ्स चुना, मैथ्स में कंप्यूटर साइंस आया, कंप्यूटर साइंस में इतने इतने फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स में भी मैंने सबसे पहले एक चुना, अच्छा वेब डेवलपमेंट, इसमें भी इतने इतने स्टैक्स है, फिर उसमें भी मैंने सभी स्टैक्स का एनालिसिस किया कि अच्छा इसमें ये सीखना होता है, उसमें वो सीखना होता है। जावा सीख रहे तो स्प्रिंग बूट है, ये स्प्रिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पाइथन है तो जैंगो है, फ्लास्क है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मशीन लर्निंग की तरफ भी जाता है वो पाथ। क्या सीखना है, क्या करना है एग्जैक्टली तो आप सबसे पहले एनालिसिस करते हो और फिर उसके बाद आप किसी एक को चुनते हो। तो घूम फिर के आपको बस एक 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 चुनते चुनते नीचे जाना होता है, बिल्कुल राइट। डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स फॉर एवरी डिसीजंस, स्टेट द मैट्रिक दैट विल प्रूव इट वर्क। आप उन मैट्रिक्स पे काम करते हो जो कि एक्चुअल में सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, राइट। इफ एक्स देन वाई, कि आप पहले एक्स से वाई की तरफ जाते हो, लेकिन आप हमेशा ये चेक करते जाते हो कि कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सा नहीं है। फॉल्सिफाई, यानी कि आप जो अब आपके काम का नहीं है आप उसको फिर डिस्कार्ड करते हो कि ठीक है यार, ठीक है हर कोई कर रहा होगा सी शार्प और जावा डेवलपमेंट, पर मैंने चुन लिया है भाई, मंस्टैक है, सब बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट वैसे भी फ्रंट एंड बैक एंड सब जगह काम आ जाएगी, मुझे ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी नहीं पड़ेगी। बाकी तो लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेज तो भाई लैंग्वेज है, वो तो मैं आगे भी सीख ही लूँगा, और भी नई लैंग्वेज होगी तो। पर अगर मैंने एक लैंग्वेज अच्छे से सीख ली तो बाकी भी सीख लूँगा। तो चलो ठीक है जावास्क्रिप्ट पे फिरते हैं। तो आपने बाकी सबको डिलीगेट ही नहीं किया, आपने बिल्कुल डिलीट ही कर दिया, ठीक है, आपने देखा ही नहीं उनकी तरफ। रन माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स, अब आपको माइक्रो लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, थोड़ा और डीप जाना पड़ता है कि भाई अब आप और ज़्यादा एनालिसिस करोगे, आप उन कोर्सेज को लोगे, है ना, आप एक्चुअल में प्रोग्राम बनाना सीखोगे, और फिर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओगे, देखोगे कि आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कितना आप डीप जा पा रहे हो उसमें, है ना। सही मेंटोर्स से आप मिलोगे। ऐसे फिर कोर्सेज पहले हो सकता है आप यूट्यूब से फ्री में सीख रहे हो, अब आप बाय करोगे कोर्स, अब आप ऑफलाइन जाकर के कहीं से सीखोगे, बट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन। रिव्यू आउटकम्स, लॉग रिजल्ट्स एंड अपडेट मेंटल मॉडल्स। अब देखो ये अक्सर लोग नहीं करते हैं कि वो रिव्यू नहीं करते हैं, और हम इस पर भी आएंगे कि रिव्यू कैसे करें, एक्चुअल में इस चीज़ को इतना हैबिचुअल कैसे बनाया जाए कि अब आपको उतना दिमाग ना लगाना पड़े कि भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है यार, ये थिंकिंग मॉडल भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मुझे एफर्ट देना पड़े, ये एफर्टलेस कैसे हो जाए, उस पर भी आएंगे गाइस। 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस, वो कौन सी हो सकती है कि भाई डीकम्पोजिशन ड्रिल, पिक अ प्रॉब्लम, लिस्ट 6 सब प्रॉब्लम्स एंड 1 मेट्रिक फॉर ईच। मतलब क्या, आप कोई भी एक प्रॉब्लम ढूंढोगे लाइफ में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप डॉक्टर के आ गए और हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा, और फिर वहाँ पे आपने देखा कि भाई आमतौर पर मरीज जो है वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं, मरीज ज़मीन पे लेटे हुए हैं, बेड की कमी है, तो इस बेड की कमी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी सी प्रॉब्लम, आप उस नज़रिए से देखते हो कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ओके। अब जब आप सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आप अलग अलग तरह के अप्रोचेस अपना सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मैं यही बता रहा हूँ, अभी एक्शनेबल पे आ गए हम। तो आप सबसे पहले काम कर सकते हो कि डीप कंपोज किया आपने कि भाई ठीक है हॉस्पिटल में बेड्स क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ हो रही है,
अच्छा, क्या खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, क्या कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्या मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो एक तरह से आप 6 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो और फिर उसमें से वन कोई उन सबको आप मेट्रिक्स दे देते हो, डेटा दे देते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना है बहुत ज़्यादा कि अच्छा कितनी कॉस्ट लगती है, अच्छा ठीक है इसमें मेंटेनेंस कितनी लगती है, अच्छा कितनी जगह ये घेरता है, अच्छा हमने ला भी लिया तो फिर उसके बाद क्या अभी भी पेशेंट्स बहुत सारे बच जाते हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो आप एक्चुअल में अब जब सॉल्यूशन पे भी ध्यान दे रहे हो तो साथ में मैट्रिक्स रखते जाते हो। जो भी रीज़न आपके सामने आते हैं, जो बहाने आपके सामने आते हैं, आपने डॉक्टर से पूछा, आपने वहाँ के लोगों से पूछा, स्टाफ से पूछा कि ऐसा क्यों है, और उन्होंने कोई रीज़न बताया, और उस रीज़न के साथ में आप डेटा डालते हो। आप ऐसे नहीं कि मान लेते हो, और आप ऐसे भी नहीं कि आप बोलते हो कि नहीं यार आप तो झूठ बोल रहे हो, नहीं आप तो बहाना बना रहे हो, नहीं नहीं, आप उनके बहाने को भी नोट डाउन करते हो और फिर एक्चुअल में उसके पीछे एक डेटा फिगर आउट करते हो कि क्या क्या कहीं अगर ये बात अगर सच भी हुई तो भी क्या रीज़न हो सकता है। डेटा, इफ देन नोटबुक, अगर वो चीज़ हुई तो क्या होगा, ऐसी टाइप की आप एक नोटबुक तैयार कर सकते हो। माइक्रो एक्सपेरिमेंट, अब आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। डेटा स्टोरी प्रैक्टिस, अब देखो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आपने खुद का एक सिनेरियो तैयार किया और उस सिनेरियो के हिसाब से आपने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, कैसे, विजुअलाइजेशन करके। उस पर भी अब मैं आ रहा हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं अब आपको और ज़्यादा एनालिसिस देने वाला हूँ कि और कौन कौन से फ्रेमवर्क्स है और कौन कौन से मेथड्स है जो कि आप एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सिंपल मेथड्स है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि आप कैसे एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो इस फील्ड में। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ इन मेथड्स पे जो कि मैंने सामने लिख रखे हैं अपने नोटपैड पे, ठीक है। तो सबसे पहला तो है कि आप कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हो। घूम फिर के जो मैं ए बी टेस्टिंग की बात कर रहा था कि टेक्निक्स लाइक इशिकावा डायग्राम और ABC एनालिसिस, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं। आप मेंटोर्स से बात कर सकते हो, आप डिस्कशन, आप ऐसे डिस्कशन करते हो, आप लोगों से डिस्कशन करते हो, या फिर इवन आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हो जो लोगों ने जिनका एनालिसिस नहीं किया, और आप फिर उनसे सवाल पूछते हो कि क्या आपने नोटिस किया, क्या आपको एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है कि ठीक है यार हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है और आप अभी ज़मीन पे लेटे हुए हो, क्या एक्चुअल में आपको फ़र्क पड़ता है, क्या आपने इस चीज़ की कंप्लेंट करी है। क्योंकि हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम फील ही ना हो रही हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि ये तो नॉर्म है यहाँ का, कि भाई जिनके फॉर्म फिल हो गए, जिनका कुछ हो गया है, उन्हीं को बेड मिलेंगे और बाकी जो नॉर्मल टाइप के पेशेंट दिख रहे हैं उनको बेड नहीं मिलेंगे, राइट। यू अटेंड एजुकेशनल कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स, अब तुम एक्चुअल में अपने फील्ड से रिलेटेड ऐसी वर्कशॉप्स और इन सबको फाइनलाइज करते हो कि यार ये चीज़ें मैं देखूंगा, इसी तरह का कंटेंट मैं परस्यू करूंगा ताकि मेरे पास उस तरह का इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि देखो एनालिसिस में जाने से पहले तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना भाई। अभी मैंने जैसे बोला कि आप विजुअलाइजेशन में जाते हो, मैंने जब आपको बोला कि अभी एक सिनेरियो इमेजिन करो कि एक हॉस्पिटल है जिसमें बेड्स की कमी चल रही है, ओके। क्या आप अभी एज इट इज़ विद डेटा विद फैक्ट्स अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप में से कोई किसी मेडिकल बैकग्राउंड से है और उसने ये प्रॉब्लम देखी है तो वो अच्छे से बता सकता है, नहीं तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से कोई अच्छी विजुअलाइजेशन नहीं बन पाएगी कि लोगों का क्या ओपिनियन हो सकता है, वो क्या मैट्रिक्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं मैट्रिक्स। सो यू हैव टू फिगर आउट, एंड उसके लिए बेस्ट होता है कि आप उस फील्ड से रिलेटेड, जो भी फील्ड की आप करना चाहते हो प्रॉब्लम सॉल्व, या जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो, जिसमें करियर आप बना रहे हो, उसकी आप वर्कशॉप्स, कोर्सेस ये सब लेते हो, अब आप ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हो, ठीक है। देन break the routine, yes it is important. Try stepping out of your usual patterns, change your route to work, explore new hobbies, make unconventional decisions. Routines can limit your thinking. कई बार क्या होता है कि हम अपनी रूटीन में स्टक होते हैं और हमारी रूटीन हमें उन चीज़ों को फिगर आउट करने में हेल्प नहीं कर रही होती है जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो। देखो जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, और मैं इसको थोड़ा अलग तरह से बोलूँगा कि भाई अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, है ना, और आप उसको एक किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसी के थ्रू वो प्रॉब्लम उठी थी, तो फिर अब आपको नया तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब कि अगर कील जो है वो आपने एक जगह पे ठोकने की कोशिश कर रहे हो और अब वो कील दीवार पे नहीं जा रही है, तो शायद इधर उधर कहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट, एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसके साथ में और क्या है, और भी बहुत सारे एनालिसिस है गाइस।
आप ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो आपकी उस माइंडसेट को और ज़्यादा हेल्प करेंगे, मतलब कि आपके एनालिटिकल ब्रेन को और ज़्यादा रश देंगे, डेटा का और ज़्यादा पुश देंगे कि भाई सोच सोच सोच, सॉल्यूशन निकाल, जल्दी सॉल्यूशन निकाल। उसके लिए क्या कर सकते हो, चेस खेलो। उसके लिए क्या कर सकते हो, सुडोकू खेलो। उसके लिए क्या कर सकते हो, वर्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अखबार आपने देखे होंगे, या इवन अब तो गेम्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो वर्ड से रिलेटेड वर्डल या ऐसे, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं खेलता हूँ अक्सर इन गेम्स को मोबाइल में। तो आप इनको कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ये सारे पजल्स होते हैं, तो ये आपको हेल्प करते हैं। क्रॉस वर्ड्स, ब्रेन टीजर्स, ये आपको हेल्प करते हैं। आप एक्चुअल में अगर वो माइंड तैयार करना चाहते हो कि यार मैं जैसे ही मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उससे ब्रांच में, यानी ऐसे एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, उससे मैं ब्रांच में नए नए आइडियाज़ को पुट कर सकूं और फिर उसके थ्रू मैं सॉल्यूशन को पुट कर सकूं, उसके लिए आप एक टेक्निक सीख सकते हो जिसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है कि आप कुछ नहीं, आप अगर आपने कभी कीप नोट्स, ये इस तरह के जो नोट्स है, आप कभी ऐसा कर सकते हो कि आपके पास अगर कोई वाइट बोर्ड है जैसे मेरे पीछे है, तो इस तरह का ये ले सकते हो स्टिकी नोट्स, है ना। या फिर इवन अब तो ऑनलाइन ही है सब कुछ, तो तुम इसमें भी कर सकते हो। वाइट बोर्ड मेरे पास भी है क्योंकि, तो इसमें भी आते हैं स्टिकी नोट ये सब। फिग्मा यूज़ करते हो तो उसमें भी बहुत इजीली आ जाता है, फिग जैम में भी आ जाता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। इवन आप नोटबुक पे भी कर सकते हो कि आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में आपने उस प्रॉब्लम को लिखा और अब आपने ब्रांचेस खींचनी शुरू करी कि अच्छा वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। मतलब कि क्या, इंगेज इन वेरियस मैपिंग टेक्निक्स, creative brainstorming, use mind maps to brainstorm ideas for projects, problem solving or planning. Start with a central concept and branch out with related thoughts and connections, allowing for free flow of ideas. पहले आप फ्री फ्लो में आइडियाज निकालते हो अपने दिमाग से। विजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, यूटिलाइज कलर्स, सिंबल्स, इमेजेस। अब देखो यहाँ पर आप एक्चुअल में क्या करते हो, वही जैसे ही मैंने वो नोट्स दिखाया, आप कलरफुल पेन ले सकते हो ताकि आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा वाइब्रेंट रहे। इसके साथ में फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हो। आप अब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को साथ में मैनेज करके चलते हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हो कि ठीक है इसमें टेक अगर आ गया तो क्या होगा, मैं मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, इसमें टेक आ गया तो क्या होगा, कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो क्या होगा, क्या लोग एक्चुअल में इस चीज़ को लेकर के एक्टिव है इतने कि वो एक ऐप को यूज़ करेंगे, ये एक ऐप की सर्विस लेंगे या सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और पहले ही वो अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे, ताकि जो हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर बोझ जो है वो थोड़ा कम हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो तुम अलग अलग पार्ट्स लेते हो, अलग अलग एरियाज लेते हो और वहाँ से तुम उन चीज़ों को अपने उस माइंड मैप में ब्रांच करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो माइंड मैपिंग एक वो वाली भी है, शेरलॉक होम्स वाली, कि आप ऐसे मान के चलते हो कि भाई एक पूरा राजमहल है ना, और महल में चीज़ें ऐसे ऐसे रखी हुई है और उसके बेस पे तुम डिसाइड करते हो कि अच्छा इस शख्स का नाम ये है तो उसकी क्या क्या डिटेल्स है, अच्छा उसने कान में झुमका पहना था, ये था, तो फिर मेरे उस घर में एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग में एक औरत है जिसके कान में झुमका रहेगा, तो फिर उसके थ्रू तुमने एक नाम जज किया कि भाई अच्छा इसका नाम हम आज से निखिलेश रखेंगे, है ना, कुछ भी है ना, तुम कॉन्टैक्ट ऐसे ऐसे बनाते हो। बट शेरलॉक होम्स वाली माइंड मैपिंग अलग है, इसमें आप एक्चुअल में चीज़ों को याद रख रहे होते हो, चीज़ों से कनेक्शंस बिठा रहे होते हो, वो भी हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर ये वाला ऐसा है कि भाई तुम यहाँ पे क्रिएटिव हो रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि पैटर्न रिकॉग्निशन बेस्ड एक्सरसाइजेस। पैटर्न रिकॉग्निशन बेस्ड आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे होते हैं। विजुअल क्यूज होते हैं कि भाई जैसे आपको पता होगा कि फाइंड द डिफरेंस, कि भाई आपके सामने दो इमेजेस होगी और उसमें से एक इमेज में बहुत सारी गलतियाँ होगी, आपके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि भाई इस चीज़ में देखो कि कोई कलर है या नहीं है ना, या फिर 10 चीज़ें ऐसी बताओ जो कि इस दूसरी इमेज में नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो, पैटर्न्स आप देख सकते हो। इसके साथ में अब यहाँ पर आ रही है और ज़्यादा टेक्निक्स। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स। वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो? आस्क द 5 वाइज, मतलब कि 5 क्वेश्चंस पूछना वाई के फॉर्म में,
कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम यू आस्क वाई 5 times टू गेट टू द रूट कॉज। तो एग्जाम्पल हो सकता है कि आई डिडेंट फिनिश माई वर्क टूडे, मैंने अपना काम नहीं किया। पहला वाई यहाँ पे आता है, क्यों नहीं किया? बिकॉज आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वाई, फिर से आपने दूसरा वाई लगाया कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गया था, बिकॉज आई केप्ट चेकिंग माई फोन। ओके, फिर से आपने तीसरा वाई लगाया, ओके, बिकॉज आई वॉज एंशियस अबाउट अ मैसेज। क्या हुआ था कि भाई मैं अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहा था। क्यों मैं चेक कर रहा था? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो गया था कि भाई किसी का मैसेज आने वाला है। वाई बिकॉज आई हैव नॉट एड्रेस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट विथ अ फ्रेंड। मेरा जो एक दोस्त है उसके साथ में मेरा झगड़ा हो गया था या कोई दिक्कत हो गई थी और मैंने मैसेज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया। वो प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व्ड है, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, और उस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैसेज 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 मैसेज, और इसी वजह से मैं बार बार मोबाइल चेक कर रहा था क्योंकि भाई दोस्त का रिप्लाई आएगा और मैं उसको और जवाब दूंगा। ये हो सकता है कि भाई दोस्त का ब्रेकअप हो गया है, अब दोस्त टेंशन में है और हमारा अंदर का फिलोसोफर प्रॉब्लम सॉल्वर जाग गया है और वो आके बता रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है। अबे ये सब फालतू चीज़ें होती है यार, इन सब चीज़ों पे थोड़ी ना ध्यान देना पड़ता है, करियर पे ध्यान देना होता है ना। ये सब तो मोह माया है ना, माया है वो तो तुम अपना फिलोसोफर निकाल रहे हो और फिर तुम उस चक्कर में मैसेजिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, उसको ट्रिप्स एंड टिक्स बता रहे हो बहुत सारी, जो भी है। तो नेक्स्ट वाई तुमने फेंका कि भाई बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द कॉन्वर्जेशन। ये भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा था कि भाई सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कहीं तुम्हारे ऊपर तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदा तुम पर ही ब्लेम डाल रहा है और तुम्हें उसको समझाना पड़ रहा है कि भाई अरे नहीं यार मेरी गलत, भाई तू गलतफहमी समझ रहा है, भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं थी ये, मैंने नहीं किया ये। तो सडनली द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट आई एम लेजी, इट्स आई नीड टू हैव अ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन। कि भाई अब आप एक्चुअल में रूट कॉज तक पहुंच गए। वो रूट कॉज क्या था? पहले नहीं दिख रहा कि अच्छा मैं अपना काम नहीं कर पाया, मैं ढंग से अपना काम नहीं कर पाया, समझ में नहीं आ रहा था। आपने 5 वाय लगाए और 5 वाय में से 5वें वाय तक के जैसे ही आप पहुंचे आपके सामने एक लाइन में चीज़ आ रही है कि भाई मैं एक्चुअल में एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहा है, किसी कॉन्वर्जेशन से मुझे डर लग रहा है, इसके वजह से मैं काम नहीं कर पाया। समझ रहे हो? तो एक गैप होता है और अक्सर हम क्या करते हैं, इसी लेयर में हमारे साथ सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो सबकॉन्शियस में अक्सर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते, हम चीज़ों को देख नहीं पाते, और यही है ब्रेक डाउन करने का तरीका। मैंने बोला ना कि एनालिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक टर्म है, आप बाहर से चीज़ों को लेते हो और एक्चुअल में वहाँ पर अप्लाई करते हो और आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो बस ताकि आप समझ जाओ। प्ले डेविल्स एडवोकेट, ये सेकेंड स्ट्रैटेजी है। टेक अ बिलीफ यू होल्ड स्ट्रांगली एंड ट्राई टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट। कोई एक बिलीफ लो, कोई ऐसा बिलीफ, कोई भी बिलीफ हो सकता है, तुम नहीं भी मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस आपको एक हैबिट देने के लिए कि भाई आपने एक बिलीफ लिया और अब आपने पकड़ लिया उस बिलीफ को, आपने बोला कि भाई मैं इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खतरनाक हो सकता है कि भाई मैं ना बिलीव करता हूँ कि भाई कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, कि भाई मैं ना बिलीव करता हूँ कि डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी है, कि भाई मैं ना बिलीव करता हूँ कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है देश के लिए, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, कि भाई मैं ना बिलीव करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स हमेशा सही होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स हमेशा अप्लाई होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स फोकस्ड गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। तो अब आप इस तरह से एक बिलीफ को होल्ड करते हो, है ना, उस चीज़ को पकड़ के रखते हो, राइट डाउन कर सकते हो कि भाई आज मैं ये मान के चलूँगा और अपने आप से एक डिबेट करने वाला हूँ। तो इसका नाम ही है प्ले डेविल्स एडवोकेट। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि बिलीफ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, नहीं, अच्छे बिलीव्स भी हो सकते हैं कि भाई जानवरों की लाइफ नहीं ली जानी चाहिए, मैं मांसाहार के खिलाफ हूँ, है ना। तो इस तरह से आप स्ट्रांगली होल्ड करते हो पहले एक बिलीफ को एंड ट्राई टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट। अब आप अपने आप से ही अपने आप को डिफीट करने के लिए, अब आप अपने आप से ही एनालिसिस में भिड़ते हो कि भाई ठीक है, अच्छा मांस में तुझे ये नहीं है तो फिर भाई तुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है ना, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी सामने। और फिर जवाब बन सकता है कि भाई प्रोटीन खाने के लिए प्रोटीन 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 कर रहे हो, भाई इंसान को क्या जंगली जानवर की जान लेनी चाहिए किसी,
और उसे ये हक किसने दिया कि इतने वो जानवरों को मारे, और इसकी वजह से फिर पॉल्यूशन भी होता है, और फिर इसके ज़रिए से वो रिसोर्सेज भी ख़त्म करता है ना। वो यानी वो शाकाहारी चीज़ों को खाएगा और फिर उसके बाद उसको मारा जाएगा, तो इसकी वजह से कितने रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। तो तुम ऐसे करके अपने आप से एक बैटल करते हो, है ना। यू डोंट हैव टू चेंज योर माइंड। अभी तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से बदलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं 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 मैं अपने आप से ही प्रोवोक हो जा रहा हूँ। अपने भाई तुम अपने आप से लड़ रहे हो, है ना। अपने आप से लड़ते वक्त तो एटलीस्ट थोड़ा ये दिखाओ कि भाई ठीक है मैं एक चीज़ को स्टैंड टॉल कर रहा हूँ। इसके ज़रिए तुम्हारी एक और हैबिट बनेगी कि कैसे चीज़ों को पकड़ा जाता है, कैसे स्टैंड टॉल किया जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, एक चीज़ को पकड़ोगे, ऐसा नहीं है कि तुम उसको मानने लगोगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम उस बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रांग करोगे, नहीं नहीं नहीं, तुमने बस उस बिलीफ को पकड़ा है ताकि तुम उस बिलीफ से रिलेटेड और ज़्यादा एनालिसिस में भिड़ो। फिर अगले बार तुम उससे जो उल्टा था उसको भी पकड़ोगे और फिर उससे एनालिसिस में भिड़ोगे। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा माइंड दोनों के लिए ट्रेन होगा, रादर देन कि तुम इसके लिए बायस हो इसके लिए बायस हो, नहीं नहीं नहीं, अब तुम न्यूट्रल हो जाओगे। अब तुम जेन्युइनली चीज़ों को एक्टिवली देखोगे कि भाई नहीं यार, ये दोनों ही मेरे बायसेस है, ये दोनों ही मेरे ऊपर टर्म्स फेंकी गई है, मुझे तो ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली मेरे लिए क्या काम कर रहा है, किसी सिचुएशन के हिसाब से, किसी इन्वायरमेंट के हिसाब से मेरे लिए प्रैक्टिकली क्या इफेक्टिव है। तो दिस स्ट्रेंथन्स योर ओन पोजिशन एंड मेक्स यू अ मोर एम्पैथेटिक थिंकर। भाई एम्पैथी इससे डेवलप होती है, मतलब तुम एक्चुअल में बिलीफ को होल्ड कर रहे हो और एक्चुअल में कुछ समय के लिए पागल हो रहे हो, और तुम उस बिलीफ को होल्ड करते हुए तुम उसको प्रूव करने के लिए और ज़्यादा आर्गूमेंट्स दे रहे हो, या उस बिलीफ को होल्ड करने के बाद उससे अगेंस्ट आर्गूमेंट्स दे रहे हो। क्वेश्चन योर फर्स्ट रिएक्शन, वेरी ग्रेट आइडिया गाइस। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, अक्सर होता ये है कि सामने वाले ने कोई जवाब दिया, सामने वाले ने कोई बात बोली, अक्सर हम रिप्लाई करते हैं हमारे रिएक्शन के बेस पे, हम अक्सर ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। हम अक्सर जैसे कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, भाई अब तुम चल रहे हो, चलते 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 तुम गिर गए, है ना, और फिर जैसे जैसे उठे तुम्हारे दोस्त तुम पे हंस रहे हैं, और फिर एकदम से उसने बोल दिया कि भाई अरे यार क्या है यार, तुझे क्या सामने दिखता नहीं है क्या, ऐसे कैसे तू बिल्कुल साफ ज़मीन में साफ प्लेन जगह पे कैसे तू गिर गया। और फिर तुम प्रोवोक होने के बजाय कि भाई तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं यार मेरा ना जूता ढीला था, नहीं यार अरे यार वो क्या है मेरा पैर से लग गया, नहीं यार वो मेरी लेसेस खुली थी। नहीं, तुम एक्चुअल में उस एनालिसिस पे जाते हो कि भाई रिएक्ट करने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि भाई देखो अगर मैंने रिएक्शन दिया, जो भी रिएक्शन मेरे दिमाग से आएगा उसके बदले में इनका कुछ ना कुछ और मजाकिया कुछ ना कुछ निकल के आएगा, रेदर देन क्यों ना मैं थोड़ा कुछ समय के लिए रुकता हूँ, 1-2 सेकंड बस रुक गए, 1-2 सेकंड रुक गए, तुमने उसको देखा और बस अब उस शख्स को तुम देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, और फिर तुम अब अपने हिसाब से जो भी तुम्हें सही लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम बेस्ट से बेस्ट कोई कमबैक दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तुम या तो सिर्फ घूर ही रहे हो बस उस शख्स को, उसको वैसे ही अजीब लगने लग जाएगा कि भाई क्या हो गया इसको, ये ऐसे क्यों देख रहा है मेरे को, कि बस तुम देख रहे हो। और तुम बोल सकते हो कुछ भी कि अबे कितना निर्दयी इंसान है बे तू, तेरा भाई यहाँ पे ज़मीन पे गिरा हुआ है, बजाय इसके कि तू उसको उठाए, तू इन चपड़गंजुओं के साथ में मेरे ऊपर हंस रहा है, अपने भाई को गिरता हुआ देख के तू हंस रहा है, कितना निर्दयी इंसान है तू, राइट। तुम्हारा कोई भी रिप्लाई हो सकता है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो उस सिचुएशन के हिसाब से। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम रिएक्शन देने से पहले रुक रहे हो, रिएक्शन निकलने से पहले तुम रुक रहे हो, एकदम से बिल्कुल रिएक्टिव नहीं हो रहे हो कि अरे 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 कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया, नहीं नहीं नहीं, तुम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर क्या करते हैं, देखो मैन को मैन बनाती है वो चीज़ जब वो ग्राउंडेड होता है, जब वो होल्ड करता है किसी चीज़ पे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है। हमारी मेन पावर ये है, मैन की पावर ये है कि वो अगर लॉजिकल नहीं रहे तो उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर वो इमोशनल होकर रिएक्ट कर देता है ना तो उसके ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को समझे कि रिएक्शन देने से पहले आपके दिमाग में ये आए कि भाई नहीं नहीं, कहीं मैं वैलिडेट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं बार बार सामने वाले को वैलिडेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने हमारी कोई गलती निकाली और अब हम उसे वैलिडेट करवा रहे होते हैं कि नहीं यार ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था, उस दिन मेरे साथ ये दिक्कत हो गई थी, वैसी दिक्कत हो गई थी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई सामने वाले ने आपसे उधार में पैसे मांगे, अब आप उस दिन उसे नहीं दे पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है,
हो सकता है तुम्हें उस इंसान पे भरोसा ही नहीं है, वो इंसान हमेशा तुमसे पैसा ले लेता है और अब वो कभी तुम्हें वो पैसा देता नहीं है, ठीक है। अगली बार भी उसने पैसा मांगा और तुम्हें पता है कि ये पैसा नहीं देगा, इसकी हरकत ही वैसी है। तो तुमने और डिले किया, कुछ किया, तुमने बहाने बनाए जो भी बनाए, और इसके थ्रू तुमने उस दिन उसको पैसे नहीं दिए। अगले दिन वो तुम्हें ऐसे रिएक्शन देता है कि जैसे भैया तुमने तो बस दोस्ती बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिल्कुल सब दुनिया ख़त्म, तुमने तो जैसे उसके किसी फैमिली मेम्बर की जान ही ले ली है, ऐसा उसे वो ऐसा रिएक्शन दे रहा होता है, राइट। तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम बजाय इसके कि भाई ओवर रिएक्ट कर रहे हो, उसके सामने जा रहे हो, भाई यार सॉरी यार मैं नहीं दे पाया यार, अरे यार वो प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम चल रही थी, बजाय इसके कि तुम अपने आप में झांक रहे हो, तुम बोल रहे हो यार ये इंसान को कभी परवाह नहीं है कि मेरे पैसे की। ये हमेशा बोलता है कि कोई दिक्कत में ऐसी कौन सी दिक्कत में फंसता है ये कि भाई हमेशा प्रॉब्लम में फंसता है, फिर मुझे बोलता है, और फिर बाद में जब पैसा नहीं मिला तो फिर बिल्कुल दुखी हो गया। मतलब कि हमारा रिश्ता क्या सिर्फ पैसे का ही है? मतलब पैसा नहीं मिलेगा तो ये बंदा मेरे से बात नहीं करेगा? ये किस टाइप का कनेक्शन है भाई? मतलब इसके मतलब की चीज़ मिलेगी तो ये मेरे से बात करेगा, और जब इसके मतलब की चीज़ नहीं मिलेगी तो मतलब ये मेरे से दूर हो जाएगा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। तो नाउ यू गेट इन टू दैट जोन, बजाय इसकी कि भाई रिएक्टिव हो जाते कि अरे यार सॉरी यार ये वो वैलिडेट कर रहे हैं सामने वाले को। नहीं 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 नहीं, यू थिंक ऑफ इन दिस प्लेन। बहुत बहुत सारे लोग होते हैं यार ऐसे, बंदों में ये चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए। सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। भाई ओपिनियंस को हटाओ, फैक्ट्स पे जाओ। लुक फॉर पैटर्न्स, एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड। भाई कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको अगर तुम एक बच्चे को समझा पा रहे हो, अभी आजकल मुझे अच्छे से याद नहीं कि वो कौन सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन है, तुम्हें भी पता होगा, जिसमें या तो न्यूरो साइंटिस्ट हो गया या तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गया, वो आकर के बच्चों को समझा रहे होते हैं कि 10 लेवल्स ऑफ टीचिंग किड्स और अडल्ट्स, ऐसा कुछ करके होता है वो टॉपिक। तो बहुत बढ़िया वो है, तुम ऐसे ही सर्च कर सकते हो जो मैंने अभी बोला, तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। तो कैसे वो समझा रहे होते हैं देखना उस चीज़ को, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। जर्नल विथ पर्पस। भाई हर चीज़ जर्नल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने जर्नल में हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं, अपनी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस जर्नल में डालते रहते हैं। नहीं करना होता वैसा, ज़रूरत नहीं है। तुमने अगर कोई चीज़ लिख दी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे थॉट्स में वो चीज़ नहीं है या तुम उसके बारे में कभी सोचने नहीं वाले। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जर्नलिंग से हमारा ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा। नहीं होता। तुम्हारे ट्रॉमास हमेशा डीप अंदर, बिल्कुल बिलीफ्स के अंदर, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको अपने ट्रॉमास को हील करना है, ट्रॉमास के बारे में समझना है एक्चुअल में क्या है, क्या तरीका है, आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हो आकाश डेविन नाम से। डेविन लैब का ही दूसरा चैनल है आकाश डेविन, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। उसमें मैं बहुत ईजिली समझा रहा हूँ, बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं, डिटेल्ड वीडियोस बनते हैं, ठीक है। तो घूम फिर के बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें इंटरनल होती है, सबकॉन्शियस होती है। अगर आपको एक्चुअल में चीज़ें रखनी है अपनी जर्नल में, तो वो रखो जिसके पीछे आपका पर्पज़ है, तो वो रेलेवेंट होती है वो जर्नल, वो फोकस्ड होती है वो जर्नल, रादर देन कि इधर उधर भटकी हुई बिखरी हुई है, कुछ सही डेटा नहीं है, और फिर कोई भी आकर के पढ़ रहा है तो हंस रहा है वो कि क्या लिखा, अच्छा इस दिन इसके साथ ये हुआ था, अच्छा इसके ओपिनियन अपने मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में ऐसे है। ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत बताओ भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें लिखने की, ठीक है। रीड समथिंग डिफरेंट। इफ़ यू ओनली रीड नॉवेल्स, ट्राई अ नॉन फिक्शन बुक, है ना, या फिर तुम हिस्ट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, ये सब पढ़ो। और अभी जैसे मैंने जर्नल की बात करी, तुम जो ये बुक्स पढ़ रहे हो, इसकी लर्निंग तुम जर्नल में लिख सकते हो। जो भी चीज़ें तुम बाहर से सीख रहे हो उसकी लर्निंग तुम जर्नल में लिख सकते हो। अब उसका पर्पस बन रहा है। एक जर्नलिंग की हैबिट का मकसद ये है कि तुम अपने माइंड में जो भी थॉट्स हैं ना, जो क्लटर्ड है, उसको स्ट्रक्चर दे रहे हो। जितना तुम लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी आर्टिकुलेशन और ज़्यादा बेटर होती जाएगी, और ज़्यादा तुम बेहतर तरह से बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स में, अभी मैंने जो सामने लिखा हुआ है ये हमेशा एक लाइन में लिखा होता है। अब मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मैं 4-5 लाइन 10 लाइन ऐड करके बोल रहा होता हूँ। कैसे बोल रहा होता हूँ, कोई स्क्रिप्ट मैंने तैयार नहीं की होती है, पर कैसे बोल रहा होता है, ऐसे ही बोल रहा होता हूँ, ठीक है। तो रीड समथिंग डिफरेंट, है ना। वर्क ऑन पजल्स, मैंने फिर से बोला, रिवर्स इंजीनियर अ प्रॉब्लम, स्टार्ट विद द एंड गोल एंड वर्क बैकवर्ड्स। भाई देखो, प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी भी तरह की, उसको आप तोड़ो और फिर उसे घुमा दो, पूरी तरह से घुमा दो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है कि व्हेन आई वांटेड टू लूज 110 pounds, I started with the end goal and asked what would a person at the weight be doing daily.
मतलब कि अब देखो, यहाँ पर आपने एक्चुअल में फोकस थोड़ा हटा दिया कि आई वॉन्टेड टू लूज 110 पाउंड्स, आई स्टार्टेड विद द एंड गोल एंड आस्क, सीधे मैंने एंड गोल पे पहुंच गया और पूछा व्हाट वुड अ पर्सन एट दैट वेट बी डूइंग डेली। मतलब कि जिस बंदे ने 110 पाउंड ऑलरेडी घटा लिया है, वो किस तरह से देख रहा होगा इस सिचुएशन को, वो कैसा फील करता होगा, वो कैसी रूटीन जीता होगा, उसने कितना काम किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, वो कितना अपने आप को मेंटेन करने के लिए किस तरह की डाइट लेता होगा। अब आप उस तरह से सोचते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स इंजीनियर। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है इन्वर्जन थिंकिंग के ऊपर, तो वो देख सकते हो आप, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, ठीक है। तो मेक अ डीपर प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना सकते हो। थिंक इन सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या? फॉर एनी एक्शन और डिसीजन आस्क योर सेल्फ एंड देन वॉट, एंड देन वॉट, अगर वो चीज़ हो गई उसके बाद क्या। कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अगर आपको पता है तो उसमें क्या होता है कि आप रूट कॉज पे जाते हो कि वो चीज़ क्यों हुई होगी, क्या कॉजेस होंगे। सेकेंड ऑर्डर में आप बोलते हो कि भाई अच्छा ठीक है ये चीज़ हो गई है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा। यू आर गोइंग फॉर सेकेंड स्टेप, दैट्स सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। So for example, if I eat this cake, I will feel good. And then what? अगर मैंने ये केक खा लिया तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या हो सकता है, मुझे ये टेस्ट की आदत पड़ जाए, हो सकता है इसके और एक कदम आगे फिर मैं अगली बार भी इसकी क्रेविंग करूं। अब ये अगर मान के चलो तुम्हारी क्रेविंग एक्चुअल में बनी हुई है, 10 दिन तुम एक्चुअल में खा चुके हो बहुत ज़्यादा मीठा, अब तुम 11वें दिन भी खाने जा रहे हो और वहाँ पे अगर ये थिंकिंग अप्लाई कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भाई क्या ये चीज़ एक्चुअल में मुझे बेनिफिशियल है। मैं देख रहा हूँ शीशे के सामने, मेरा फेस ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, मेरा शरीर ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, मेरी एक्टिविटी थोड़ी बिल्कुल लेज़ी हो गई है, मेरे में एनर्जी नहीं रह रही है पूरे टाइम, तो ये सब कॉजेस निकल के आ रहे हैं। टॉक इट आउट, नोटिस द डिटेल्स अराउंड यू। अपने आसपास की सिचुएशन, अपने आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू करो, और उसमें जो भी लोग जो कुछ भी करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, बस एक एनालिसिस घुमाओ कि भाई क्या रीज़न हो सकता है कि भाई ये इंसान सुबह उठता है, बाकी नहीं उठ रहा है, इसके घर के बाकी मेंबर नहीं उठ रहे, यही इंसान सुबह उठता क्यों है, क्या कारण हो सकता है। इसकी नींद क्या अपने आप ही खुल जाती है, क्या ये हमेशा से ही ऐसा कर रहा है। चलो अंकल से जाके पूछ ही लेते हैं, डाउट बना है ना तो अंकल से जाके पूछ ही लेते हैं। एक बार साथ में वॉक करते हुए या जहाँ पर भी वो बेंच में बैठे, फिर अंकल के पास गए कि अरे अंकल मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान देते हैं, आप इतना अच्छे से वॉक करते, ये सब करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने कॉन्वर्जेशन करी, पूछा कि फिर आप कैसे अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं। फिर वो हो सकता है बताए कि अरे बेटा ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का है, वो इशू है, डॉक्टर ने बोला है, ऊपर से मेरी नींद वैसे भी ऑटोमेटिकली खुल जाती है, मेरा तो हमेशा का है, बाकी मेरे घर के लोग जितने भी ये सब आलसी है। तो ये सिचुएशन, तुम्हें ये चीज़ें पता चलती है, तुम मतलब कि अब तुम फैक्ट को भी क्लीन करना जानते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सोसाइटी पे ध्यान है या तुम जो होता है कि भाई तुम जासूसी कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। इट्स अबाउट कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, जजमेंट, और अब तुम उसको वेरीफाई करने के हिसाब से जाते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, जैसे कि हो सकता है कि ईट द एलिफेंट, ठीक है। कि भाई आप एक्चुअल में एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट क्या होता है भाई, ये एक मेथड है कि भाई तुम हाथी को कैसे खाओगे। तुम हाथी को एक बार में तो नहीं खा सकते, मांसाहारी नहीं बनना है, लेकिन हाथी को तुम कैसे खाओगे, तुम हाथी को काट काट के खाओगे, है ना, तुम उसे कई कई हिस्सों में करोगे और फिर उसको एक एक करके खाओगे, राइट। तो ईट द एलिफेंट मतलब ब्रेक इट डाउन, मतलब चीज़ों को आप एक्चुअल में ब्रेक डाउन करो, जो भी चीज़ तुम्हारे सामने है उसको ब्रेक डाउन करने की हैबिट डाल दो कि भाई बस मैं तोड़ूंगा, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल हो सकता है कि भाई परेटो प्रिंसिपल, तुम हमेशा इस एनालिसिस पे जा सकते हो कि यार कोई चीज़ है, अगर मैं मेट्रिक उसका देख रहा हूँ तो उसमें 80-20 रूल अगर मैं लगाऊँ तो कैसे होगा। आज अगर मुझे ये स्किल सीखनी है, मुझे 3D डिज़ाइन सीखना है, वो कौन सी 80% स्किल्स है जिसको सीखने के लिए मुझे सिर्फ 20% एफर्ट देना पड़ेगा, यानी 20% एफर्ट के थ्रू मैं कैसे उन 80% को कवर कर सकता हूँ। वो कौन से बेसिक स्किल्स है, वो कौन सी बेसिक चीज़ें जो 20% में आती है पर वो 80% लेती है उस पूरे 3D डिज़ाइन के स्किल का, राइट। इस तरह से तुम सोचते हो। तुम फेमेन की टेक्निक लगा सकते हो। फेमेन की टेक्निक होती है कि भाई लर्निंग की टेक्निक होती है, मैंने यहाँ पर लिखी है कि नहीं है,
नहीं, मैंने यहाँ पर कहीं भी लिखी तो ओके, मैंने यहाँ पर कहीं भी लिखी तो नहीं है, बट तुम ऐसे समझ सकते हो कि गाइज देखो, चूज अ कॉन्सेप्ट एंड स्टडी इट and explain it to a child, identify and address knowledge gaps, organize, simplify and refine. ये एक तरह से मैंने अलग अलग दूसरी लाइंस को तोड़ तोड़ के बताया, बट ऐसा ही होता है फेमेंट टेक्निक जितना मुझे पता है, ठीक है। तो फेमेंट टेक्निक में क्या होता है कि पहला स्टेप ही होता है कि तुम कॉन्सेप्ट को चूज़ करते हो जिसको आपको स्टडी करना है, और फिर उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करते हो किसी चाइल्ड को। यहाँ पर रबर डक वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आप एक रबर का कोई डक है या आपके पास कोई डॉल है, वो आप सामने रख देते हो और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि देखो ऐसा होगा, ऐसे होगा, अच्छा ठीक है, बर्नौली प्रमेय ऐसे होता है ना। तुम पीरियोडिक टेबल उसे समझा रहे हो, कैसे ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है। एंड हाँ, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस नॉलेज गैप्स, तुम जो नॉलेज के जितने भी गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। रिसोर्सेस और ज़्यादा एक्वायर करते हो कि ठीक है मेरे पास नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो ठीक है मैं यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ, ये बुक्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ये PDF निकालने की कोशिश करता हूँ, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, इसकी प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करता हूँ, मैं इसको अच्छे से देखना शुरू करता हूँ। ऑर्गेनाइज, सिंप्लीफाई एंड रिफाइन, बस यही है फेमेंट टेक्निक। तो इस तरह से इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करके गाइस, ये बहुत सारी टेक्निक्स मैंने बता दी, मैंने तो इतनी लिखी भी नहीं थी, तो भी मैंने बहुत सारी टेक्निक्स आपको बता दी कि आप एक्चुअल में एनालिटिकल थिंकिंग अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप रियल लाइफ में एक एनालिटिकल थिंकिंग मास्टर बन सकते हो, और मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अब आपको एनालिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे टूल्स, टेक्निक्स एक ही वीडियो में अच्छे से विस्तार में समझा दिए, बता दिए, है ना। तो आप इनको अप्लाई करो और बताओ कि भाई किस तरह का और वीडियो तुम चाहोगे। ओके, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और इवन मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पे बनाया है, पिछला वीडियो लॉजिकल थिंकिंग पे था, क्रिटिकल थिंकिंग पे भी बनाया है, मैं अभी क्रिएटिव थिंकिंग पे वीडियो लाने वाला हूँ, और बिलीव्स और बायसेस पे मैंने पूरी एक सीरीज़ बना के रखी है गाइज। मैंने मतलब नहीं कुछ तो 70 के ऊपर बायसेस होते हैं, वो सारे समझाया मैंने, 70 क्या, मैंने 100 के करीब बायसेस समझाए हैं, मतलब साइकोलॉजी पूरी की पूरी निकाल के रख दी कि भाई लो भाई बायसेस, अच्छे से समझाया, बिल्कुल 15-20 मिनट के वीडियोस है हर एक, अच्छे से तुम समझ जाओगे, पूरी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो अपने आप को रोको मत, वो वीडियोस देखो और सीखो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, यही हमारी जर्नी चलती रहेगी, तो कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।